विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यमन में सऊदी अरब की हैवानियत की खबर के साथ। सऊदी युवराज के कारण मारे गए 3,77,000 यमनी नागरिक, 520 से अधिक सऊदियों को मौत की सज़ा। सऊदी अरब की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के बाद से ही सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यमन और सऊदी अरब में आतंक की नई दास्तान रकम की है। अमेरिकी कांग्रेस के करीबी समझे जाने वाले मशहूर समाचार पत्र द हिल के लिए लिखे गए एक लेख में जॉर्डन कोहिन और जोनाथन एलिस ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस और बाइडन प्रशासन के पास बेशुमार मौके थे कि वो आले सऊद को उनके अपराधों के लिए कटघरे में खड़ा करें और सऊदी अरब पर लगाम लगाएं, लेकिन डेमोक्रेट सरकार ने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। द हिल ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी युवराज बनने के बाद से ही सऊदी हमलों के कारण 3,77,000 यमनी नागरिक मारे गए, जबकि इसी अवधि में खुद सऊदी अरब में 523 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहने को डेमोक्रेट पार्टी की नीतियां सऊदी अरब को लगाम कसने की बात करती हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार किसी और ही ढर्रे पर चल रही है। इस लेख में कहा गया कि बाइडन सरकार चुनाव कैंपेन में किए गए वादों को एकदम भुला चुकी है और चुनावी दावों के विपरीत सऊदी अरब के साथ पींगे बढ़ा रही है। द हिल ने यमन के खिलाफ सऊदी अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब कहने को यमन में सिर्फ अपनी कठपुतली सरकार के गठन के पीछे था, लेकिन वो पिछले 7 साल में यहाँ लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। 2015 के बाद से ही इस देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जंग के कारण 17 मिलियन 6 लाख से ज़्यादा यमनी लोगों को खाद्य सहायता की ज़रूरत है, जबकि मारे गए लोगों में एक बड़ी तादाद आम लोगों की है। अमेरिका और उसके घटक देशों की तरफ से दिए जा रहे हथियारों को सऊदी अरब बड़े पैमाने पर यमन के लोगों के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगली खबर में बात होगी फ़िलिस्तीन में गहराते संकट की। अमेरिका से है असल जंग, सिर्फ ईरान और सीरिया हैं फ़िलिस्तीनी जनता के हमदर्द। फ़िलिस्तीनी प्रतिरोधी आंदोलन जिहाद इस्लामी के प्रमुख ज़ियाद अन-नुखाला ने फ़िलिस्तीनी जनता पर अवैध ज़ायोनी शासन के बढ़ते अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ज़ायोनिज़्म का सबसे बड़ा समर्थक है और सच्चाई यही है कि हम फ़िलिस्तीन में अमेरिका से जंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देश ज़ायोनी शासन का सबसे बड़ा समर्थक और उसका सबसे बड़ा रक्षक बना हुआ है। फ़िलिस्तीन को इस्लामी दुनिया से मिलने वाले समर्थन के बारे में बात करते हुए फ़िलिस्तीन के इस बड़े नेता ने कहा कि फ़िलिस्तीनी जनता के सच्चे हमदर्द उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं। हिज़्बुल्लाह, लेबनान, सीरिया और ईरान ही फ़िलिस्तीनी जनता के सच्चे हमदर्द और मददगार हैं। गज़ा के ख़िलाफ़ इसराइल की संभावित कार्रवाई के बारे में बात करते हुए ज़ियाद अन-नुखाला ने कहा कि हमें इस बात की आशंका है कि अगले साल गज़ा के ख़िलाफ़ इसराइल की बर्बर कार्रवाई में तेज़ी आएगी और हम इस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसराइल की जेलों में बंद फ़िलिस्तीनी लोगों की रिहाई के लिए अपनी योजना के बारे में बात करते हुए जिहाद इस्लामी के प्रमुख ने कहा कि हम फ़िलिस्तीनी लोगों की आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए ज़ायोनी फ़ौजियों को बंदी बनाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। ज़ियाद अन-नुखाला ने कहा, हमें इस साल गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए हमें वेस्ट बैंक से लेकर फ़िलिस्तीन के अन्य हिस्सों तक एकजुट होना होगा। हमारे पास सशस्त्र संघर्ष के अलावा अब कोई चारा नहीं। अगली खबर करबला की सिप्तेन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। करबला में तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के नए कैंपस का उद्घाटन। इराक के पवित्र शहर करबला की सिप्तेन यूनिवर्सिटी में तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के नए कैंपस की शुरुआत हो चुकी है। सिप्तेन यूनिवर्सिटी में तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर ईरान के स्वास्थ्य मंत्री बहराम ऐनुल्लाही, इराक के हेल्थ मिनिस्टर सालेह मेहदी अल हसनावी, ईरान के राजदूत मोहम्मद काजिम आले सादिक, इस्लामिक रिपब्लिक के कल्चरल काउंसलर गुलाम रज़ा अबाज अली समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि दोनों देशों के बीच कई स्तर पर हुई मुलाकातों के बाद इराक़ी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया सूदानी ने करबला में तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एक इंटरनेशनल ब्रांच की स्थापना की योजना को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि सिप्तेन यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल मैनेजमेंट अगले 50 साल के लिए ईरान को सौंपा गया है। यहाँ पहले फेस में मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन, नर्सिंग और मिडवाइफरी की फैकल्टीज़ होंगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के प्रमुख
डॉक्टर हुसैन कनाअती ने तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी की उपलब्धि और इराक में बनने वाली सिप्तैन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में तफसील से जानकारी देते हुए कहा था कि तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस देश का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख मेडिकल सेंटर है, जिसने ईरान के मेडिकल सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हुसैन कनाअती ने कहा था कि हम तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस को इंटरनेशनल लेवल तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में हमने अलग अलग देशों के साथ बातचीत शुरू की है, जिसके नतीजे में इराक की सिप्तैन यूनिवर्सिटी का चार्ज हमें संभालने का मौका मिला है। 27 एकड़ से भी अधिक जगह में बनी इस हेल्थ प्रमोटिंग यूनिवर्सिटी पर कम से कम $1 अरब का खर्च आया है, जो इराक की ओर से दिया गया है। कनाअती ने कहा था कि अगले 2 महीने में ये यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खोल दी जाएगी। उन्होंने ईरान को इराक की इस बहुप्रतीक्षित यूनिवर्सिटी की कमान दिए जाने का कारण बताते हुए कहा कि इराक का हेल्थ सिस्टम बहुत कमज़ोर है, वो अपने आइडियल लेवल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। ईरान अपने पड़ोसी देश को इस फील्ड में भी मदद देगा और अपने तजुर्बों को उनके साथ साझा करेगा। कनाअती ने कहा कि सिप्तैन यूनिवर्सिटी के साथ ही दोनों देशों के बीच हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हज़ारों इराकी यहाँ ईरानी डॉक्टर्स से उपचार कराएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आगे के इलाज और ऑपरेशन के लिए ईरान भी जा सकेंगे। अगली खबर तुर्की और सीरिया के रिश्तों को लेकर है। दमिश्क की एक और बड़ी जीत, तुर्की ने घुटने टेके। 2011 में शुरू हुआ सीरिया संकट प्रतिरोधी मोर्चे की जीत और इलाके में नए समीकरण के साथ खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इतिहास कभी उन अत्याचारों को माफ़ नहीं करेगा जो साम्राज्यवादी शक्तियों ने प्रतिरोधी मोर्चे को मिटाने के लिए किए। दुनिया भर से वहाबी आतंकियों को जमा करते हुए सीरिया के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप ने इन आतंकियों की कमान संभालते हुए उन्हें बेहद खतरनाक हथियार और हर फौजी साजो सामान दिया। इस बीच तुर्की ने भी सीरिया के खिलाफ बेहद बुरा किरदार निभाया और तुर्की सीरिया में आतंकियों की एंट्री का मुख्य गेट बन गया। आज भी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर तुर्की और उसके आतंकी गुटों का कब्जा है, लेकिन आज 11 साल बाद ही सही तुर्की सीरिया के आगे अच्छे रिश्तों की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। अर्दोगान से पहले अमेरिका और यूरोप भी सीरिया में अपनी हार को तस्लीम कर चुके हैं। दमिश्क ने हालांकि अर्दोगान और उनके कैबिनेट साथियों की बार बार की अपील के बाद भी तुर्की से वार्ता को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब तुर्की ने सीरिया के साथ वार्ता की खबर देते हुए कहा कि रूस की राजधानी मास्को में तुर्क रक्षा मंत्री और खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने अपने सीरियाई समकक्षों से मुलाकात की है। वहीं दमिश्क ने भी तुर्की की ओर से आई इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि रूस की मेज़बानी में विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कई मुद्दों पर अपने तुर्क समकक्षों से बात की और ये मुलाकात सफल रही। गौरतलब है कि इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा था कि मास्को में सीरिया, तुर्की और रूस के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग की जाएगी, जहां सीरिया संकट के समाधान और आतंकवाद से लड़ने की साझा कोशिशों पर चर्चा की जाएगी। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।